स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनर्जी स्टोरेज पॉसिबिलिटीज के बारे में। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आजकल हम लोग इतना ज़्यादा क्यों बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज के बारे में। कारण यह है कि 24/7 पावर आपको सोलर और विंड से नहीं मिलने वाला है। ये फंडामेंटल इशू है और इसको सॉल्व करने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है आप एनर्जी स्टोरेज बनाएं, दूसरा तरीका है पूरा प्लैनेट को कनेक्ट कर दें। यानी कि जैसे ईयू में नेशनल ग्रिड बनाने की बात हो रही है, यानी कि ईयू ग्रिड, यानी कि वो ऐसा नहीं कि फ्रांस में है तो फ्रांस में है, यूके में है तो यूके में नहीं, सारे देशों को कनेक्ट करेगा जितने भी देश उसके अंदर हैं। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा देर तक धूप, मतलब एक जगह से दूसरे टाइम ज़ोन से तीसरे टाइम ज़ोन में, चौथे टाइम ज़ोन में बहुत बड़ा एक्सपोज़र मिलेगा उनको। और विंड में भी ऐसा कहीं न कहीं तो चलेगा ही। तो ऐसे करके आप बहुत मतलब आराम से 24/7 रिलायबल पावर दे सकते हैं, अगर आप उतना बड़ा ग्रिड बना पाते हैं। और कुछ-कुछ केसेज़ में कोशिश किया जा रहा है कि मतलब यूरोपियन यूनियन से, ऑस्ट्रेलिया से सोलर लिया जाए, तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप एनर्जी स्टोरेज करें। तो ये फंडामेंटल लेवल में है, क्योंकि ये सब पावर सोर्सेज़ को, यानी कि आपका ये हो जाए सोलर और विंड को इंटरमिटेंट पावर सप्लाई कहा जाता है, यानी कि ये अपने मूड पे चलता है। आपका रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया। और यहाँ पे समझिए कि अभी ये तो सोचो कि आपको पावर 24/7 नहीं मिलता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, यानी कि ये सब अभी इतना स्पीड से ग्रो कर रहा है कि हम लोग कर्टेलमेंट पे पहुँच गए। कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि जब ग्रिड में एक डिमांड होती है एनर्जी की, इन प्रोडक्शन शुरू होता है। अब क्या होगा अगर ज़रूरत से ज़्यादा बिजली डालने लगेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो ग्रिड खुद है, जैसे आप सब स्टेशन हो गए, पावर लाइन हो गए, ये सब खतरे में आ जाते हैं। तो आपको पावर प्रोडक्शन बंद करना पड़ता है। और अभी के टाइम में बहुत सारी जगह में ऐसा होने लग रहा है कि दोपहर के टाइम में इतना ज़्यादा सोलर है और इतना ज़्यादा थोड़ा-सा भी विंड है, तो आराम से ऐसा हो जा रहा है कि बंद करो भैया पावर प्लांट। यानी कि लिटरली सोलर को काटा जाता है। तो कहने को आपका सोलर फार्म है, कहने को वो चल रहा है दिन में, लेकिन लिटरली बीच दोपहर में आपको डिस्पैचर डिस्कनेक्ट कर देगा कि सर आपसे हम पावर नहीं खरीदने वाले हैं, हमारा सैचुरेशन हो गया है। तो उसे हम लोग कहते हैं कर्टेलमेंट, यानी कि बंद करना पड़ता है। कई बार आप लोग देखेंगे विंड फार्म में कि विंड फार्म में कुछ ही ब्लेड्स चल रहे हैं और रिपेयर नहीं हो रहा है, तो क्यों बंद है? कर्टेलमेंट है, यानी कि लोड जो है उतना है ही नहीं जितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये अब बहुत होने लगा है। जैसे-जैसे हम लोग सोलर और विंड का ग्रोथ कर रहे हैं, ये समस्या और बड़ा समस्या बन गया है। तो यही समझिए। तो ये दोनों समस्या को कैसे मैनेज करें कि भैया हमको 24/7 चाहिए, दूसरा चाहिए जब आप थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम दे रहा है सोलर और विंड, तो उसको कैसे बैलेंस करें? तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको बेसिकली एनर्जी स्टोरेज चाहिए, जो सप्लाई और डिमांड का जो कर्व है, दोनों को मैच करा दे। मतलब सर आपको जितना आप बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं सर, हम खा लेते हैं। अरे सर बहुत डिमांड हो रहा है, उतना सोलर नहीं आ रहा है, अरे हम दे देते हैं सर। मतलब समझ रहे? बीच में एक बफर टैंक का काम आपको चाहिए। तो इसीलिए अभी इसका रिक्वायरमेंट इतना जोर-शोर से बढ़ रहा है। पहले भी हुआ था 1970s में, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स क्या-क्या है, मतलब आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर समझिए कि बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए बस ऐसे बोल देना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे कभी काम नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे वेक्टर्स हैं और कई बार एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से लड़ाई करेगा, तो आपको बैलेंस करना होता है। आपको अपने रिक्वायरमेंट देखना होता है, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, रीजनल का, वो सब आपको देखना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले होता है स्केल, कितना बड़ा बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा। तीसरी बात होगी पावर, यानी मेगावाट कितना है। फिर हो गया कैपेसिटी, यानी मेगावाट आवर कितना है। और ड्यूरेशन, यानी कि आप कैसा बना रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये सर, मतलब जनरली आज के टाइम में हम लोग का काम आराम से चल जाएगा अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि दोपहर में सोलर से चार्ज हो जाए और रात भर में वो धीरे-धीरे डिस्चार्ज हो। हाँ, मतलब अगर एक दिन का फुल पावर आप स्टोरेज दे सकते हो, काम खत्म। ऑलमोस्ट 90% समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो जो रैंडम केसेस होते हैं जहाँ पे कि मतलब कुछ दिन से सही में धूप नहीं निकला है, कुछ दिन से सही में हवा नहीं चला है, वो सब सिनेरियो के लिए आपको ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा चाहिए। यानी कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसमें केमिकल एनर्जी को आप स्टोर करके रख दो। कि सर बुरा दिन के लिए हम रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए गर्मी में ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, या मतलब जब मानसून चल रहा था, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था विंड का, आपने स्टोर करके रख लिया। जब कुछ वैसा रैंडम दिन आया कि ना हवा चल रहा है, ना धूप निकल रहा है और एनर्जी 2-3 दिन से नहीं है, डिप्लीट होने पे है, तब उसे आप यूज़ करो। तो ड्यूरेशन भी आप लोग बार-बार सुनते होंगे, इसीलिए आपको सुना होगा सिक्लिकल ड्यूरेशन क्या है? मतलब आप दिन में चार्ज करो, रात में डिस्चार्ज करो, 90% समस्या सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो 10% तब भी बच जाता है। तो ये पाँचों चीज़ आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। स्केल क्या है, कॉस्ट क्या है, पावर कितना है, कैपेसिटी कितना है, ड्यूरेशन कितना है। और यहाँ पे जनरली आज के टाइम में लोगों को थोड़ी समझ आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के पीछे आप पड़ जाओ, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों वायबल है। यानी कि अगर आप बिजली लेते हो और बिजली से लेके आप करते क्या हो? आप मेटल मेल्ट करते हो, ठीक है? आप मेटल फर्नेस देश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंडस्ट्री का। उसमें आप कर क्या रहे हो? भूंज रहे हो, गर्मी डाल रहे हो। तो अगर आप गर्मी को ही स्टोर कर लो,
तो भी काम हो जाएगा। बहुत सारे और जगह में है और यूरोप के लिए तो इनके लिए सबसे पहले उनका आँख खुला क्योंकि वो लोग हीटिंग में बहुत एनर्जी खर्च करते हैं। तो क्यों उतना महँगा-महँगा बैटरी लगाओ या उसकी जगह पे सीधे थर्मल बैटरी बना दो जो बिजली लेगा, बिजली वापस नहीं देगा लेकिन गर्मी वापस देगा। तो आप बिजली डालो जब आपको सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है और गर्मी धीरे-धीरे निकालते रहो। मतलब वो गर्मी का टंकी आप बना रहे हैं। तो ये दोनों पॉसिबल है और गर्मी आप सोचोगे इंडिया में क्या ज़रूरत होगा उसे? नहीं, इंडिया में भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है ना कि बाहर धूप में रख दो स्टील मेल्ट हो जाता है। ऐसे थोड़ी होता है भाई। तो उसके लिए हमें जो चाहिए 1000 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो सब के लिए फर्नेस लेवल के लिए ब एनर्जी लगता है। वहाँ पे अगर आप एनर्जी स्टोरेज डालते हैं जो आपको 1500 डिग्री सेल्सियस तक दे पाता है, समस्या सॉल्व हो जाता है। आप इसमें एनर्जी डालिए, फिर आपका फैक्ट्री 24/7 चलेगा, कोई टेंशन नहीं है और वो रिन्यूएबल से बफर कर लेगा। तो ये 2 रास्ता अब लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया है। और बैटरी के मामले में 3 केमिस्ट्री है। जनरली हो गया लेड एसिड जैसे मेरे घर में लगा हुआ है सोलर में। मेजॉरिटी आप लोग के घर में जो इन्वर्टर रहता है वो सब भी जनरली लेड एसिड रहता है। सबस्टेशन में भी लेड एसिड रहता है, वो सबस्टेशन को चलाने के लिए रहता है, एनर्जी स्टोरेज नहीं है, लेकिन होता है। और सोलर में अभी भी बहुत जगह पे आपको यही मिलेगा। फिर हो गया आपका लिथियम आयन, ये गाड़ी खुली है इसकी लेकिन अभी थोड़ा-सा महँगा है। इंडिया में मिलना शुरू हो गया लेकिन मतलब आप सीधा ऐसा समझो कि 24 वोल्ट 200 एम्प आवर जो मैंने एक्साइड में लिया था वो अराउंड 44,000 का पड़ रहा था। मतलब आई थिंक आज से 2-3 साल पहले। और अभी अगर मैं लिथियम पॉलीमर ये लिथियम आयरन सेल्स लेने की कोशिश करता हूँ 24 वोल्ट 100 एम्प आवर, वो भी लगभग 40,000 का पड़ता है। तो देखेंगे दाम में आप बोलोगे अरे तो ये तो आधा दे रहा है। एक्चुअली नहीं, क्योंकि लेड एसिड की एफिशिएंसी बहुत खराब होती है, यानी कि कितना किलोवाट इसके अंदर जाता है और कितना निकलता है वो काफ़ी कम होता है। लिथियम में ये बहुत अच्छा है कि मतलब अगर आप 100 किलोवाट डालते हैं ऑलमोस्ट 95 किलोवाट बाहर निकाल सकते हैं। लेड एसिड में वैसा नहीं होगा। तो कहने को आपको लिथियम आयन के बैटरी स्मॉल दिखेंगे लेकिन वो रियल रन टाइम में ऑलमोस्ट मैच कर देते हैं। तो वो अवेलेबल है इंडिया में। आपका लेड एसिड लीजिए, लिथियम आयन लीजिए और सोडियम पे काम चल रहा है लेकिन आराम से आप एक्सपेक्ट करो कि 10 से 15 साल उसको और लगेगा। क्योंकि आप ये समझिए हम लोग सोचते हैं अरे मटेरियल सस्ता है तो बैटरी सस्ता है, ऐसे थोड़ी होता है। मटेरियल से प्रोडक्ट का दाम में कम असर आना बहुत लंबा रास्ता से होता है। बहुत ज़्यादा लंबा सा। जैसे अगर आप लोग तनिष्क में जेवरात खरीदते होंगे तो उसमें देखते होंगे ना भैया मेकिंग चार्ज में ही जान जा रहा है। वही समझिए सिलिकॉन महँगा नहीं होता है, तो सिलिकॉन चिप इतने महँगे क्यों होते हैं? क्योंकि जो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जान लेता है। तो सोडियम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी रिफाइन होने में बहुत टाइम लगने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। तो आपका लेड एसिड हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब 3 पॉपुलर ऑप्शन बता रहा हूँ। फिर आपका थर्मल स्टोरेज में आपके पास ऑप्शंस हैं। आपका हो गया सैंड हो गया कि जो यूरोपियन लोग यूज़ कर रहे हैं कि सर हमको स्विमिंग पूल गर्म करना है या ठंडे के लिए लोगों का हाउस गर्म करना है, तो हम बिजली से जब भी बिजली ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कर्टेलमेंट की जगह हम इसमें पावर डंप कर दे रहे हैं, ये गर्म हो जा रहा है और इससे हम जो-जो चीज़ को हीट करना है वो कर देते हैं। तो वो एक ऑप्शन हो गया। फायर ब्रिक्स हो गया, ये फायर ब्रिक्स थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर जाता है। मतलब सैंड आपका जनरली सैंड का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। फायर ब्रिक थोड़ा और ऊपर चले जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ग्रेफाइट तो थोड़ा बह जाता है। ये वाला फोटो ग्रेफाइट वाला है, वो थोड़ा 3000 डिग्री सेल्सियस तक छू जाते हैं। तो ये सब आपको हीट के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। और रहा बात की थोड़ा ड्यूरेशन लंबा चाहते हैं, तो आपके पास पम्प्ड हाइड्रो आ जाता है। ये सबसे बड़ा कैपेसिटी, सबसे लॉन्ग टाइम टेस्टेड सिस्टम है। फिर आप हाइड्रोजन भी बना सकते हो। मैं क्लियर कर दूँ ना, हाइड्रोजन यहाँ पे बात कर रहा हूँ एज़ ए सिंक, यानी कि कर्टेलमेंट की जगह पे आप ऐसा करोगे सर, कर्टेलमेंट का मतलब ये होता है कि पावर प्लांट में बिजली नेगेटिव हो जाती है। यानी कि उस टाइम लिटरली गवर्नमेंट बेचने की कोशिश करेगा कि भैया कोई खरीद लो हमसे, क्योंकि अगर नहीं खरीदेगा वो सीधे बंद कर देंगे प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन बंद करना सबके लिए नुकसान करता है, तो इसीलिए उस टाइम नेगेटिव प्राइस हो जाता है। तो कि मतलब कोई कैपेसिटी आपको दे दे तो आप उसको पैसा दोगे कि भैया तुम हमसे बिजली भी लो और हमसे पैसा भी लो, बस बंद मत करवाओ सब चीज़ को। तो वो सब नेगेटिव था, वो आप कभी नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे अच्छा सर दाम कम हो रहा है, दाम कम हो रहा है, अरे सर ओवर प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है, एक काम करो किसी को बेच दो। कौन क्या यूज़ कर सकते हैं? उसमें हाइड्रोजन बहुत अच्छा काम करेगा। क्यों? हमारी इंडस्ट्रीज़ को हाइड्रोजन बहुत चाहिए। एनर्जी कैरियर के तौर पे नहीं, मटीरियल के तौर पे। यानी कि आपका मेटलर्जी में हाइड्रोजन गटका जाता है। आपका एथेनॉल का प्रोडक्शन, ये एथेनॉल बोल रहा, अमोनिया का प्रोडक्शन में, मेथनॉल का प्रोडक्शन में, फूड इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन गटका जाता है। तो वहाँ के लिए अगर आप हाइड्रोजन सस्ते में बना पा रहे हो, सर एनर्जी का तो दाम अभी इतना घट गया है, हम इसे सिंक कर देते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फिर आपका ग्रेविटी बेस्ड हो गया, जहाँ पे आपका सामान को ऊपर उठाओ, उसे नीचे गिराओ, उठाओ, नीचे गिराओ। एक्चुअली पम्प्ड हाइड्रो वही है, ग्रेविटी में एनर्जी स्टोर हो रही है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब आपको कोई लोड नहीं लेना है। छोटा ड्यूरेशन के लिए, सस्ता के लिए करना है, लंबा करना है, बहुत बड़ा करना है, तिगड़म करना है, हरसई दीर्घई करना है, सब ऑप्शंस हैं आपके पास।
तो अब बात करते हैं इसका इकोनॉमिक्स में। मैं बार-बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। फिज़िक्स में हर चीज़ हो जाता है, इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ हो पाता है, इकोनॉमिक्स इक्का दुक्का चीज़ को छोड़ के सबको उड़ा देता है। तो यहाँ पे समझिए इसीलिए हम लोग आरटीई यानी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी के पीछे इतना भागते हैं, क्योंकि पम्प्ड हाइड्रो ऐसी बात नहीं कि नहीं काम करता है, लेकिन लोग उससे और बेटर खोजने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जब वो काम कर रहा है, टाइम टेस्टेड है, बस उसका आरटी बहुत अच्छा नहीं है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि 100 मेगावाट उसमें डाला जाता है, 100 मेगावाट निकलेगा नहीं। बहुत हुआ तो उसका 60% निकलेगा, 70% निकलेगा। नए-नए डिज़ाइन्स में जो पूरी तरह से नया बनाया जा रहा है, वो 75 तक छू पा रहे हैं परसेंट। तो ये समझना ज़रूरी है। तो रहा बात की तो प्रॉफ़िट कैसे हो रहा है? यहाँ पे समझिए इसके लिए प्राइस वॉलेटिलिटी आपके मार्केट में होनी चाहिए। कस्टमर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो डिस्पैचर्स हैं, जिनका काम होता है बिजली, वो खरीदते और बेचते हैं बिजली को। यानी कि उनके पास 4-5 ऑप्शन रहेगा पोर्टफ़ोलियो के तौर पे। उसमें से देखा जाता है कि किस जगह पे बिजली सबसे सस्ता पड़ेगा, वो खरीदते हैं, सरकार उसके लिए पैसा भरती है या मतलब जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो पैसा भरते हैं। फिर वो बेचा जाता है कस्टमर को और उससे मतलब ये बैलेंसिंग की जाती है दिन ब दिन। मतलब डिस्पैचर के पास सिर्फ ऐसा नहीं कि बिजली चालू रखो, उनको ये भी देखना होता है कि खर्चा कितना हो रहा है। तो अगर प्राइस वॉलेटिलिटी है यानी कि सर हर पावर प्लांट आपको एक रेट देगा, लेकिन अगर वो रेट फ्लेक्सिबल है कि सर अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम रेट बढ़ा देंगे। अभी डिमांड बहुत कम है, हम अपना रेट घटा देंगे। तो ऐसे-ऐसे करके प्राइस वॉलेटिलिटी अगर होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है जहाँ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड है, वहाँ होगा ही, नहीं तो सोवियत यूनियन की तरह बिजली खत्म हो जाएगा। तो वैसे जगह पे आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये आप कर्व्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। यानी कुछ टाइम पे बहुत थोड़ा-सा बिजली बहुत ज़्यादा में बेचा जा सकता है और बहुत टाइम पे ऐसा होगा कि सर फ्री का बिजली बेचा जा रहा है, आप खरीद लो सर, फ्री में मिल रहा है। तो ये अगर गैप मिल जाता है कि आप आराम से सस्ते में खरीदिए और महँगे में बेचिए तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफ़िट होगा। तो वो कितना प्रॉफ़िट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका आरटीई में। तो आप आरटीई आइडियली चाहोगे कि 95% हो, जैसे कि आपका बैटरी सबका देख लेंगे और 80% से तो नीचे हम लोग आते भी नहीं, 80 बहुत खराब है। ये बोला लेड एसिड से भी थोड़ा नीचे आता है इससे। लिथियम आयन आपको बहुत अच्छा दे देता है। लेकिन ये सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या है, यानी खुद ब खुद वो कैसे डिस्चार्ज होता है, इसीलिए बोले ड्यूरेशन पे असर पड़ेगा। आप बहुत सारे बैटरी ऐसे नहीं हैं जिसको कि सर मैंने इसको गर्मी में चार्ज कर दिया, मैं ठंडे में यूज़ करूँगा, नहीं चलेगा उतना देर। लेकिन वहीं पे कुछ बैटरी है जैसे फ्लो सेल्स बैटरीज़ हैं, जहाँ पे आप लिक्विड अलग करके रख सकते हो वैनेडियम पे, उसको आप ऐसा कर सकते हो, भैया मैंने इसको गर्मी में चार्ज करते इलेक्ट्रोलाइट्स अलग करते जा रहे हैं, ठंडा में सब बहुत ज़्यादा बिजली का लोड आ रहा है, उतना है ही नहीं सोर्सेस, उस टाइम आप उसको यूज़ कर लो। वो डिपेंड करता है, सेल्फ डिस्चार्ज रेट मायने रखेगा। तो ये सब शुरू कब से हुआ था कि इस तरह से बिजली खरीदो और बेचो, ये आइडिया कब शुरू हुआ? ये आइडिया शुरू हुआ था न्यूक्लियर फीवर के टाइम में, यानी कि जब लोग न्यूक्लियर के पीछे पगलाए थे कस के, 1960 से 1970 के टाइम में। तो ये जैसे अमेरिका का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है जो मैं नीचे वीडियो दे दिया हूँ, आदम ज़माने से चल रहा है। एग्ज़ैक्टली 1977 में इसे शायद स्टार्ट किया गया था, 1985 में कंप्लीट हो गया और ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बीच में अपग्रेड करके इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ाई गई है। ये चल रहा है, बम-बम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। और आई थिंक गीगावाट में इसका पावर रेटिंग है। तो आइडिया ये था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है थ्रॉटल नहीं हो सकते हैं अच्छे से, यानी कि उसमें आप करने का कर सकते हो लेकिन वो इनएफिशिएंट हो जाता है। तो आप आइडियली चाहोगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना के बंद करते रहो पावर प्लांट को बार-बार, जब भी ये हो जाए क्या बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन होने लगे, या तो ऐसा करोगे कि कम मतलब एक एवरेज निकालो, ठीक है सर, ये अप डाउन जो है, अप डाउन की जगह पे आप एवरेज निकाल लो। एवरेज में क्या होगा जब ये नेगेटिव हो जा रहा है, यानी कि आप सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारे जो बड़े-बड़े टरबाइन एज़ ए पंप चलेंगे, समुद्र का पानी खींचेंगे, रिजर्वायर में ऊपर डाल देंगे। जब आपका होगा कि सर मेरा रिएक्टर फुल चल रहा है, अब रिएक्टर से ज़्यादा बिजली चाहिए, ये पानी को डिस्चार्ज करेंगे, तो पानी वापस जाएगा टरबाइन में, टरबाइन को घुमाएगा, मोटर जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, पानी निकल जाएगा और आपका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम आप सरप्लस पावर दे पाओगे। तो ये मतलब सिंपली जनरली किया जाता है, रात में खरीदा जाता था, दिन में बेचा जाता है, रात में खरीदते हैं, दिन में बेचते हैं। ऐसे करके ये किया जा रहा है। ये पम्प्ड हाइड्रो नया टेक्नोलॉजी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी लोगों को भूत नहीं काटा है। ये न्यूक्लियर का जब भूत काटा था सबको, तो सब कंट्री इस पे मेहनत की थी। तो ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप्ड है, टाइम टेस्टेड है, मैच्योर है। यानी कि ये जापान में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में खूब सारे हैं, यूरोप में भी खूब सारा है। ये सब, और ये सब ग्रिड स्केल है। यानी कि मतलब आराम से आपको 1000 मेगावाट से ऊपर के मिलेंगे और आराम से 2-3 गीगावाट आवर का कैपेसिटी तक मिल सकता है। यानी कि काफ़ी एनर्जी है और काफ़ी देर तक रख सकता है। यानी कि अगर आपका सोलर वर्क प्रोडक्शन हो रहा है, ये आराम से सर हम खा लेंगे सोलर। मतलब आपको कर्टेलमेंट करने का टेंशन नहीं है, हम खा लेंगे सोलर। और फिर रात में सर धूप तो है नहीं, विंड उतना दे नहीं रहा है, हम सँभाल लेंगे ना, धीरे से आराम से डिस्चार्ज करके ये कर लेता है। तो ये बात कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है आदम ज़माने से। तो इसका राउंड ट्रिप एफिशिएंसी उतना ऑब्वियसली 100% नहीं है, लिथियम आयन के आसपास भी नहीं है। लेकिन क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि स्केल बड़ा है। सर हम बड़ा लोड सँभालते हैं। तो ये बम-बम चल रहा है। 1970 में सबको भूत काटा था, 1980 में कई सारे प्लांट्स बन गए हैं और ये सब अभी चल रहा है।
तो वही समझिए। अब रहा बात कि इसमें इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहता है कि जितना बड़ा गैप होगा सरप्लस और डेफ़िसिट के बीच में, यानी कि जब बिजली ये डिमांड कम है, दाम कितना घटा रहे हो आप बिजली का, और डिमांड जब ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहा है, कितना ज़्यादा देने को आप तैयार हो उस टाइम में ग्रिड को स्थिर रखने के लिए, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफ़िटेबल होगा। अगर वो गैप बहुत ज़्यादा है, जैसे एक्स में मान लीजिए कि यहाँ पे सर हम आपको एक्स में बेच रहे हैं बिजली। जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम आपसे 10 एक्स में खरीद लेंगे बिजली, तो आपका ये राउंड ट्रिप एफिशिएंसी वो ज़्यादा नहीं चाहिए। आप कुछ भी नया टेक्नोलॉजी ट्राई कर सकते हो। वहीं मान लीजिए वो 5x है, तो आप थोड़ा-सा कंज़र्वेटिवली खेलोगे। 3x है, उतना सेंस नहीं बनता। तो कई बार आप लोग सोचते हैं कि समस्या आने के बाद ही सॉल्यूशन आता है। वही समझिए, जैसे न्यूक्लियर ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कराया, वैसे ही एनर्जी स्टोरेज का समस्या सॉल्व तभी होगा जब ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा, क्योंकि तब वो प्राइस का गैप बढ़ने लगेगा। प्राइस का गैप बढ़ेगा, कुछ इंजीनियर्स बोलेंगे, "अरे यार, हम ये ट्राई करते हैं।" कुछ इंजीनियर्स बोलेंगे, "हम कुछ और ट्राई करते हैं।" 25-26 चीज़ ट्राई किया जाएगा और एंड में आ जाएगा, "अरे! ये काम करता है, ये काम करता है।" आराम से सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। तो बोला इकोनॉमिक्स क्लियर है, ये हम लोग कर चुके हैं, सारा चीज़ सॉर्टेड है। तो ये कहना कि एनर्जी स्टोरेज नहीं हो सकता, वो लोग फूँक रहे हैं, कुछ अच्छा फूँक रहे हैं, हमें भी पास करिए होता है, ऐसा आप क्या फूँक रहे हैं? क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ये सारे प्रॉब्लम जो है सॉर्टेड है, बस स्केल बड़ा करना है। सर हमने 1 प्लांट बनाया था, 10 प्लांट और बनाना है। बाय द वे ये जिस टाइम बनाया गया था, उस टाइम जो न्यूक्लियर प्लांट्स बने थे, वो सारे डिकमीशन करने वाले हैं कुछ दिन के अंदर। ये अभी भी चल रहा है। तो वही बोला इकोनॉमिक्स है, यही जितना गैप है और प्राइस का कितना गैप पड़ रहा है डिस्पैचर के लिए, आप और हमारे लिए नहीं, डिस्पैचर के लिए, उससे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी-जल्दी लोग नए-नए टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कितना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। एक बार प्रॉफिट आने लगा, खुद ब खुद कैपिटलिज्म इसको सॉल्व कर देगा। और वही सब आपको चीज़ देखना होगा कि सेल्फ डिस्चार्ज रेट क्या है, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी कितनी है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना है और स्टेट ऑफ चार्ज कितना है। मतलब ये सारी चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स साइड में। हम सोचा फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब बोल जाएँ। जैसे मान लीजिए सरकार बोल देता है हमको फिक्स दाम पे बिजली खरीदना है। आपके देश में डेवलपमेंट नहीं होगा। वहीं पे कोई मान लीजिए कोई यूरोपियन देश है या अमेरिका एक बोलता है सर आप ठीक है दाम अप डाउन होने दो। सर पब्लिक को थोड़ा महँगा पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। हो गया सर 24/7 बिजली है, हमारे जगह पे इन्वर्टर पे खर्च करो। अब मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार मैं लोगों को काफ़ी मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो बिना बुद्धि के सोच देख रहा हूँ। हिसाब ये है कि लोग का एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसे हम लोग कहते हैं ग्रोइंग पेन्स, यानी आप कुछ भी बना दो, जैसे ये ब्रिज है, बनाया गया, टूट गया, तभी ना समझ में आया कि ब्रिज को हवा से भी रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है ताकि उसमें एयर से ऑसिलेशन ना शुरू हो जाए। तो ये होगा ही, इसी को कहते हैं फटेगा तो ही आप सिलना सीखोगे। फटेगा नहीं, आप फटने से बचते रहोगे, आप कभी सिलना नहीं सीखोगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम हमने कभी बनाया नहीं है, तो हमें कहाँ से पता होगा कि इसमें कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। ये अभी हम ट्राई कर रहे हैं, अभी हमारे फटने वाला फेज़ में जा रहे हैं, वो होगा ही, ये होना है, नेचुरल है, नॉर्मल है। तो वही समझिए कि हम लोग को इसमें इश्यूज़ फेस करना पड़ेगा, कभी एक ग्रिड लटक रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर उसमें डाउन टाइम्स भी आएगा कि ग्रिड बंद हो गया, होगा, हमें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन वही समझिए कि इसी टाइम में लोग टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते हैं, इसी टाइम में नया टेक्नोलॉजी ट्राई मारा जाता है, इसी टाइम पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऐसे ही मतलब अगर आप रैम देख लोगे मतलब जो पहले हम लोग डीडीआर रैम उतारते थे, फिर डीडीआर 2 आया, डीडीआर 3 आया, डीडीआर 4 आया, अभी डीडीआर 5 मेरे कंप्यूटर में लगा है। एक दिन में हो गया। या मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा सा अटैची साइज़ का आपको ये रहता था, मोबाइल फ़ोन रहता था, आज स्मार्टफ़ोन आ गया। क्या एक दिन में हुआ? हम लोग लंबे रास्ते से आए ना, जैसे ये सोलर पैनल है, मैं सोच नहीं सकता मतलब मैं क्लास 10 में 11 में मुझे कंप्यूटर मिला था, तब मैं सोलर के बारे में रिसर्च करता था। उस टाइम जो सोलर का दाम था, उस दाम को अगर आप बताते कि कल को तुम्हारे घर में 2 किलोवाट का सोलर फार्म होगा जो साइड में बस लगा दिए, हमको हँसता ही पचता ही नहीं, लेकिन आज है मेरे छत पे लगा हुआ। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल है, ये लोगों ने अरे इससे ये फेल हो जाएगा, होना चाहिए, होगा ही, उसी के बाद फटेगा तो सिलना सीखेंगे। ये भारतीय रेलवे वाला लॉजिक पे नहीं चल सकता कि सर 25 साल का सेफ्टी डेटा दो तभी हम खरीदेंगे। इट्स लाइक सर आप हमेशा ही 50 साल पुराना टेक्नोलॉजी पे चलोगे, फिर सिर पीटोगे कि सर हमारा इंटरलॉकिंग सिग्नल फेल क्यों हो जाता है, ट्रेन ठुक क्यों जाता है। इसलिए क्योंकि आप बढ़े हुए हो कि आधुनिक ज़माने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। और अभी सबसे खतरनाक जो लोगों के लिए बात है वो है इनएक्शन। हम कुछ नहीं करते हैं। जो चल रहा है ना चलने दो, दबाओ। सारे सारे प्रॉब्लम्स को ना दबाओ कि हम प्रॉब्लम्स को क्यों झेलें? दबाओ, दबाओ, दबाओ। ये ले डूबेगा। बेस्ट केस सिनेरियो आप ऊपर चल जाओगे, आपके बच्चे आपको गाली देंगे, लेकिन तब तक तो आप ऊपर चले गए हो, टेंशन नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, देश के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि अरे टालो, मतलब होता है ना, अरे सर ये बहुत प्रॉब्लम है, इससे बेटर जो थोड़ा सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा-सा और प्रॉब्लम है, अरे उसको कौन चेंज करे? बस टाल रहे हैं। जैसे काफ़ी लोग है ना बायोफ्यूल में थोड़ा इमिशंस रहेगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से जान निकल रही है, आप इमिशंस के पीछे रो रहे हो। मतलब पूरा प्लैनेट जल रहा है लेकिन
ये क्या बात हो गया? वो होता है इनएक्शन। और मैं समझ रहा हूँ कि फटने से बहुत डर ज़्यादा फट जाती है ना, तो लोग सिलने तक का स्टेप में जा नहीं पा रहे हैं। फटेगी तो सिलेगी। जैसे यूरोप में बहुत जगह पे हुआ, "सर हम क्या करें, इतना एक्सेस प्रोडक्शन है।" हाइड्रोजन बना के सीधे मेटलर्जी वाले को बेचना शुरू कर दिया। डन, टेक इट एंड गो। "अरे सर बहुत ये ग्रिड अनस्टेबल हो जा रहा है।" पुराना पावर प्लांट लिया, उसका टरबाइन को एज़ अ जनरेटर के तौर पे घुमाने लगे। ये हो गया, क्या बोलते हैं, जाइरोस्कोप जैसा हो गया कि सर ग्रिड स्टेबिलिटी दे रहा है फिजिकल मास से। हो गया, प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करोगे। फटेगा तो ही सिलना सीखोगे। फटने से भागोगे, लटक जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको बोले कि अरे इसमें ये तकलीफ होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आपको कोई बोल रहा है ना कि इसमें तकलीफ नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई बोल रहा है कि लाइफ इज़ सफरिंग है, लाइफ में, लेकिन मैं आपको सफरिंग से बचा सकता हूँ, वो कुछ बेच रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, लाइफ इज़ सफरिंग। आपको बस उसको डील करना है, हैंडल करना है। बोल रहे हैं ना, ब्रिज बनाया, टूट गया, फिर ना बनाया गया। ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ गोल्डन गेट ब्रिज नहीं है। बनाया, टूटा, फिर सीखे। ये नॉर्मल लाइफ है, गुजरना पड़ेगा। नहीं गुजरेंगे, भिखारी रहेंगे। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि हम लोग को एज़ ए ह्यूमन, मेरे को आप हटाओ, किसी एक इंडिविजुअल को हटाओ, ह्यूमन को एज़ ए कलेक्टिव देखोगे तो हम लोग नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। प्रॉब्लम आता है उसे सॉल्व करते हैं। और ये समझिए, जब इसमें सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट है कि बिचिंग नहीं करना है और रन अवे नहीं करना है। कि सर हम जैसे बहुत लोग का बिचिंग मैं देखता हूँ, खास तौर पे बायोफील्ड में, कि अरे उसमें ये होगा, वो होगा। इसलिए बिच क्यों कर रहे हो? आपके पास कोई बेटर सॉल्यूशन है तो बताओ। बेटर नहीं है तो चुप रहो। बिचिंग नहीं करना है। और दूसरा रन अवे, जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इट्स लाइक कि उसको उतना रिस्क लेके उतना हम भाग जाते हैं ना। इट्स लाइक तुम लोग बाद में सिर पिटोगे, उसके मेरा क्या लेना देना, हम तो निकल लेंगे। तो ये 2 चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं सभ्यता के लेवल पे, सिविलाइजेशन के लेवल पे, या आप कंट्री के लेवल में, तो प्रॉब्लम दर्द देगा, तकलीफ देगा, आप आगे बढ़ोगे। मतलब जैसे कि इंडियंस ही भूल गए कि इंडिया में एक टाइम में खाने को खाना नहीं था, 30 करोड़ लोगों को खिला नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमको हँसी लगता है जब लोग बोलते हैं, "ओह! इंडिया में ना 50 करोड़ से ज़्यादा की आबादी नहीं है।" था, भूखे मर रहे थे। तो ये 1.5 बिलियन कैसे खिला पा रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम हुआ, लोग आगे आए। फटी तो सिलना सीखे, हरित क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, फिर उससे और प्रॉब्लम्स आए, उसे सॉल्व किए। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम आता है, उसे सॉल्व करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाया जाता है। ये बस छोड़ देना कि छोड़ दो और फिर रन अवे भाग जाओ, वैसे काम नहीं चलेगा। तो समझिए वही। और रहा बात, फिर एक और आता है जो 2 लोग आपके पीछे पड़ेंगे, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट। न्यूक्लियर कर दो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 70s नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बार-बार शॉक्ड हो जाता हूँ कि लोग थोड़ा ऐसे बात करते हैं न्यूक्लियर में जैसे हुआ नहीं था कभी। भाई हम लोग वो रास्ते से आ चुके हैं। न्यूक्लियर आज के टाइम में आरओआई नहीं देता है, इसीलिए कोई कंट्री इसके पीछे नहीं पड़ी है। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप सोलर फार्म बनाते हैं, आजकल के टाइम में 5 से 8 साल के अंदर वो आरओआई दे देता है, टेक इट एंड गो। और 25 साल तक का लाइफ होता है। मतलब आप आराम से बिजली बेच के प्रॉफिट निकाल सकते हो डबल टाइम तक में। और कुछ लोगों का जहाँ पे बिजली का दाम थोड़ा ज़्यादा है, 6 साल के अंदर हो जा रहा है आरओआई। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। न्यूक्लियर में क्यों आरओआई नहीं होता? क्योंकि उसको सिर्फ़ इंजीनियर्स या वो साइंटिस्ट मैथ लगाते हैं। जहाँ अकाउंटेंट मैथ लगाता है, वो बोलता है भैया ये क्या फूँक रहे हो? और ये जो अमेरिका में ना जहाँ न्यूक्लियर है ना वो सस्ता बिजली है। ना, सस्ता बिजली नहीं है। वहाँ वो फँस गए हैं कि गवर्नमेंट जब भी बिजली खरीदता है तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, पावर परचेसिंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप के। तो वो जो बना दिए हैं वो फिक्स है, उसको नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी तो कब की बैंकरप्ट हो गई। कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कंपनी बंद कर दिया, फिर सरकार को उसे ये बेल आउट करना पड़ रहा है। तो आप बोलोगे भैया हमारे देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? और पावर प्लांट्स जो नहीं प्रॉफिट दे पा रहे उसे चलाओ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूक्लियर में कोई बोला कि इसे आप सिविलियन यूज़ करा सकते हैं, वो नहीं सोच रहा है पैसे के बारे में। अब बोले पैसे से पैसा ही सबसे मायने रखता है। इसे मतलब फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। और मैं सेफ्टी के बारे में बात भी नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सेफ्टी एक ऐसा चीज़ है जब भी एक्सीडेंट के बाद बोलते हैं अच्छा ये हो सकता था। हाँ, और आग से खेलो। न्यूक्लियर सिर्फ आर्मी संभाल सकती है, आर्म्ड फोर्सेस संभाल सकते हैं। उन लोग को दे दो, उन लोग से आरओआई का डिमांड नहीं किया जाता है, वो संभाल लेंगे, डेवलप कर लेंगे, डिसिप्लिन रख लेंगे। आम पब्लिक की आम ज़रूरतों में नहीं। और रहा बात, दूसरा बात है कि आरओआई अब और मुश्किल हो गया क्योंकि कॉम्पिटिशन है। राइट, समझ रहे हो? आप किसी गवर्नमेंट के पास जाते हो, सर हमें आप $8 बिलियन दीजिए, हम उसमें आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। आपको लगता है $8 बिलियन ज़्यादा है? देखिए कि इंडिया का जो ट्रायल साइज रिएक्टर्स है उन सबका खर्चा कितना आ रहा है। और उतने में दूसरा आएगा, सर हम आपको सोलर फार्म 2 साल के अंदर बना के दे देंगे और उसका आरओआई आपका अराउंड 4 से 8 साल में निपट जाएगा। समझ रहे हो? पैसा पे अब कॉम्पिटिशन है, इसीलिए बोलता हूँ कि न्यूक्लियर कोई बोला मुँह फूँक के, या तो वो इंजीनियर है, या तो साइंटिस्ट है, या तो वैसा बंदा है जो कभी 1970 का हाइप नहीं पढ़ा है। हम लोग गुजर चुके हैं वो रास्ते से, सॉर्टेड है सर, ट्राई करके देख लिए। न्यूक्लियर चाहिए क्या इंडिया को? ऑब्वियसली चाहिए। क्यों चाहिए? एयरक्राफ्ट कैरियर बिना न्यूक्लियर के नहीं चलता है। हुलुलुलु बनाने का हम लोग बना लेंगे, लेकिन वो हुलुलुलु ही रहेगा। ढंग का चाहिए तो उसमें न्यूक्लियर होना ज़रूरी है। तो वही समझिए, सोलर और विंड चीप हो रहा है। यानी कि जिस टाइम में आप 1975 में सोलर जैसा आज देखते हो वैसा पहली बार प्लेट बनना शुरू हुआ, उस टाइम में लगभग $100 पर वाट था। ठंडे दिमाग से सोचिए, $100। समझ रहे हैं आप?
$100 पर वाट आपको देना पड़ रहा था। अगर $100 पर वाट के हिसाब चलते, मेरा 2 किलोवाट का दाम जो आता है, वो तो मैं कैलकुलेट भी नहीं करना चाहता। लेकिन आज उसका दाम एकदम खत्म हुआ। ये 2015 है, अभी तो और भी घट गया है। और वही देखिए कि आप उसका कितना इंस्टॉलेशन हो रहा है, वो भागते जा रहा है। इसीलिए बोला ये तो पुराना डिटेल है, जिसमें 64 गीगावाट का ही इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, अभी तो शायद उससे ज़्यादा तो इंडिया का 1-2 स्टेट में ही अकेले है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि सोलर और विंड अब इतना स्पीड से बढ़ा है, वही बोल रहे हैं, हर जगह देखिए। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग फॉसल फ्यूल पावर प्लांट्स उतना नहीं बना रहे हैं, जितना पहले बना रहे थे। क्योंकि सोलर और विंड इतना ज़्यादा दे रहा है, और उससे एकदम प्रॉब्लम आएगा। मैं क्लियर, तो उससे फटेगी कि भैया क्या करें इतना एनर्जी का, क्या करें जब एनर्जी नहीं है। तभी वो जो फर्टाइल एनवायरनमेंट बनेगा समस्या का, उसी में इंजीनियर्स आएँगे, उसी में समझदार लोग आएँगे, उसी में तुक्का खेलने के लिए ये आएँगे, आपके क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। मेजॉरिटी फेल होंगे, जो सक्सेस होंगे कल के अंबानी अंबानी बन जाएँगे, और आप सिर पीटते रह जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल है, एकदम क्लियर कर देना है। सोलर और विंड का ट्रैजेक्टरी क्लियर हो चुका है, वो घटता ही जाएगा, और बहुत ज़्यादा घटने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एक बात करना, मतलब आप 10,000 से ज़्यादा नीचे का पैनल नहीं बनाना चाहोगे, लेकिन पैनल की कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, तो वो सब किया जा सकता है। पावर कर्टेलमेंट अभी होने लगा, यानी कि हमारा मार्केट अब फर्टाइल हो रहा है। अब या तो भागने वाले लोग हैं, तो आप रोते रह जाओगे, जो फटने के बाद सिलने का हिम्मत रखते हैं, वो धीरे-धीरे करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, यूरोप में बहुत लोगों ने करना शुरू कर दिया है। वो प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। 10 तरीका ट्राई कर रहे हैं, उसमें से मेजॉरिटी फेल होगा, लेकिन 1-2 तो सक्सेस होगा, कल को देश चिल मारेगा। हम लोग तब भी, रशिया यार तेल दे दो यार, ओपेक, ओपेक, ओपेक भाई, 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 भाई तेल दे दो भाई, भाई तेल दे दो। या कोयला से, मतलब बिहार, झारखंड से कोयला, भैया कोयला दे दो। फिर कभी बारिश होगा, कोयला खदान जाम होगा, फिर हमारे न्यूज़पेपर में आएगा, पावर शॉर्टेज। तो समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम है, सॉल्व करें। ये बना रहे हैं लोग, आप ठंडे दिमाग से सोचो, हम लोग ये बना रहे हैं। ये क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितना बड़ा बात है बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भैया इससे साइज़ के बिल्डिंग्स नहीं होते हैं। इतना बड़ा बात है, और ये बना रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा, अरे ये कैसे बनेगा? बन गया सर। वी आर ट्राइंग इट, वी आर डेवलपिंग इट। देख रहे हैं, फट रहा है, ये एक्चुअली फट रहा है। फिर इलॉन मस्क क्या कर रहा है? उसको सिल रहा है, राइट? फटा, सिलो, फटा, सिलो। ये एकदम नॉर्मल है, और ये कंडीशन बहुत अच्छी बात है। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, भागने का नहीं है। यही है टाइम, यही टाइम है। यही टाइम में जो बिजनेसमैन लंबा गैम्बल खेलेंगे, वही कल के अदानीज बनेंगे। अब फिर अरे यार ये कैसे कर लिया, कैसे ये कर लिया, इसलिए बड़ा लकी था। लकी नहीं था, उसने सिलने का हिम्मत किया। कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। जो लोग हिम्मत करेंगे, उसमें कुछ लोग सक्सेस होंगे ही। तो भविष्य बहुत अच्छा है इस मामले में, जब तक बिचिंग और भागने वाले लोग नहीं है। जब तक ये 2 लोग को आप संभाल सकते हो, तब तक टेंशन नहीं लेना है। वो 2 लोग नहीं अगर संभाल पाए, हरे कृष्णा हरे रामा हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एनर्जी स्टोरेज का स्कोप क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है, उसका क्या पोटेंशियल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।